हे गाइस, वेलकम टू बैंकर्स ग्रिड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपको देखने को मिल सकते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्जाम के अंतर्गत प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट से। अब देखिए, आपको पता ही होगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जनरलिस्ट ऑफिसर स्केल 2-3 का एग्जाम डेट निकल चुका है। 27 अगस्त को आपका एग्जाम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्योंकि ये जो भी हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं तो उसका रिवीजन भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो रिवीजन के लिए आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आपको क्या करना है, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, अच्छे से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्व करके अपना आंसर बताना है। आई होप यू गाइस आर रेडी। चलिए शुरू करते हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। पढ़ लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए 18 ईयर्स एंड 40 ईयर्स, ऑप्शन बी 20 ईयर्स एंड 50 ईयर्स, ऑप्शन सी 18 ईयर्स एंड 42 ईयर्स, ऑप्शन डी 29 ईयर्स एंड 60 ईयर्स, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 18 ईयर्स एंड 40 ईयर्स। अब देखिए, ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है तो इसको 15 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। अब ये एक वॉलेंटरी और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। वॉलेंटरी इसीलिए क्योंकि इससे जुड़ने के लिए किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता है, और कंट्रीब्यूटरी इसीलिए क्योंकि इसमें पेंशन पाने के लिए आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा पहले, तो इसीलिए इसको कंट्रीब्यूटरी कहा जाता है। अब ये जो पूरा योजना है ये हमारे देश में जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जिसकी मंथली इनकम 15,000 या फिर उससे कम है, उन लोगों के लिए इस स्कीम को लाया गया है। और इस स्कीम के तहत अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल से 40 साल तक है तो वो इस स्कीम के अंतर्गत जुड़ सकता है। अब यहाँ पे देखिए, पहले आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और इसके बाद आपको आपकी एज 60 साल हो जाती है तो उसके बाद आपको मंथली एश्योर्ड पेंशन मिलेगा मिनिमम 3,000 रुपये का। तो ये यहाँ पे है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर बताइए। देखिए, आपके पास अब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर कि आप कहाँ का सोर्स फॉलो कर रहे हो, आपको अभी स्ट्रक्चर्ड वे में और फोकस होकर के पढ़ना है। कर लिया इस क्वेश्चन को आप लोगों ने? देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे फिर से एक बार गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, PMWY। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत जो सीनियर सिटीजन्स है उनको कितना मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या है? ऑप्शन ए 7.40%, ऑप्शन बी 8.30%, ऑप्शन सी 8.70%, ऑप्शन डी 7.75%, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए 7.40%। अब फिर से एक बार गवर्नमेंट स्कीम्स की बात हुई है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम स्कीम को जान लेते हैं। देखिए, ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है मई 2017 में, और ये भी क्या है, एक पेंशन स्कीम है। लेकिन इस स्कीम में सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स ही जुड़ सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से ज़्यादा है। और ये क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट कम पेंशन स्कीम है। यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का हो सकता है, और उसके बाद उनको जो है रेगुलर बेसिस पे पेंशन दिया जाता है। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगा पेंशन मिलने का वो खुद से वो चूज़ कर सकते हैं। ये मंथली बेसिस पे हो सकता है, क्वार्टरली बेसिस पे हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, या फिर ईयरली हो सकता है। और यहाँ पे ये जो स्कीम है, ये जो इसका पूरा टेन्योर है वो कितना है? 10 साल तक इसका पूरा टेन्योर है। और यहाँ पे अगर जो पेंशनर्स हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं 10 साल तक, तो उनको जो परचेस प्राइस उन्होंने दिया होगा, मतलब कि उन्होंने जितना पैसा यहाँ पे लगाया होगा, अब 15 लाख रुपए देखिए मैक्सिमम है, तो उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो पैसा और उनका जो फाइनल पेंशन इंस्टॉलमेंट होगा वो उनको दे दिया जाएगा 10 साल के बाद। तो ये पूरा है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्योंकि एग्जाम अभी बहुत सामने हैं, तो आप 999 में कूपन कोड गेट 80 का इस्तेमाल करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको 15 डे स्पेशल क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हैंड टू हैंड लर्निंग भी होगी और रिवीजन भी आपको कराया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और अपना राइट आंसर बताइए क्या होगा। कर लिया इस क्वेश्चन को आपने। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा टर्म डिफाइन करता है बैंक के टोटल डिपॉजिट और टोटल लेंडिंग के बीच में डिफरेंस को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैंकिंग स्प्रेड, ऑप्शन बी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन सी नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटीज, ऑप्शन डी कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बैंकिंग स्प्रेड। अब देखिए यहाँ पे स्प्रेड का एग्जैक्टली क्या मतलब है। यहाँ पे स्प्रेड का एग्जैक्टली मतलब है कि कमर्शियल बैंकों के द्वारा लेंडिंग जो की जाती है तो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है और बैंकों के अंदर जो डिपॉजिट होता है उसके ऊपर बैंकों को जो इंटरेस्ट देना पड़ता है अपने कस्टमर्स को, तो दोनों इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को स्प्रेड कहा जाता है। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने आज का फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। देखिए अगर आपको कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट भी कोर्स तक एक्सेस कर सकते हैं। कर लिया इस क्वेश्चन को आपने। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत बोरोवर डिफॉल्ट करेगा, ये जो रिस्क रहता है कि वो इंटरेस्ट नहीं देगा या फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको वो पे नहीं करेगा, तो इस रिस्क को किस नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए ऑपरेशनल रिस्क, ऑप्शन बी लिक्विडिटी रिस्क, ऑप्शन सी क्रेडिट रिस्क, ऑप्शन डी मार्केट रिस्क, ऑप्शन ई कंट्री रिस्क। आई होप आपने इसको कर लिया अच्छे से। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी क्रेडिट रिस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो आज का फिफ्थ क्वेश्चन है वो ये रहा। देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपको रिवीजन इसको करना होगा तो आप पीडीएफ के थ्रू कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कर लिया इस क्वेश्चन को आपने। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक रिटन ऑर्डर है जिसके तहत एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को कहती है कि वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट किसी तीसरे पार्टी को ऑन डिमांड या फिर सर्टेन डेट पे करे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन ए प्रॉमिसरी नोट, ऑप्शन बी चेक, ऑप्शन सी बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन डी मॉर्टगेज, ऑप्शन ई बॉन्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज का एक सिंपल सा उदाहरण क्या है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, तो कंपनी अपने बैंक को कहती है कि उसका जो सप्लायर है, कंपनी का सप्लायर, उसको वो एक सर्टेन अमाउंट जो है स्पेसिफिक डेट पे करेगा यूजिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जाम्पल हो गया और इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन में पूछा हुआ था। इसका डेफिनेशन आपको दे दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि बताइए ये डेफिनेशन जो है इनमें से किससे जुड़ा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो आज का 6th क्वेश्चन है वो ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और अपना राइट आंसर बताइए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। कर लिया इस क्वेश्चन को आपने। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत जो बॉन्ड्स होते हैं वो किस मल्टीपल में डिनोमिनेटेड होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ऑप्शन बी 5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ऑप्शन सी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ऑप्शन डी 20 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। देखिए जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है इसको भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत, तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा।
फिर से एक बार देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, सॉरी। पढ़ लिया इस क्वेश्चन को आपने? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 138 में अगर चेक डिसऑनर्ड हो जाता है इनसफिशिएंट फंड के वजह से, तो यहाँ पे जो ड्रॉवर होगा जिसने चेक इशू किया होगा, वो यहाँ पे कितने साल इम्प्रिजनमेंट के लिए उसको मिलेगा, वो पनिशेबल होगा, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 2 ईयर्स, ऑप्शन सी 3 ईयर्स, ऑप्शन डी 5 ईयर्स, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2 ईयर्स। अब देखिए जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, उसके सेक्शन 138 में कहा गया है कि अगर जो चेक है वो डिसऑनर्ड हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, तो यहाँ पे जो ड्रॉवर रहेगा उसको फाइन पे करना पड़ सकता है। ये फाइन कितना होगा? तो चेक का जो अमाउंट होगा उसका डबल ये फाइन होगा, या फिर उसको मैक्सिमम 2 साल तक के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर उसको इन दोनों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है सेक्शन 138 में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो आज का 8th क्वेश्चन है वो ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और अपना राइट आंसर बताइए। और देखिए अगर आपको आरबीआई सर्कुलर को कवर करना है तो ऑलरेडी जो है एमसीक्यू के फॉर्म में उसका वीडियो अपलोडेड है, आप जा करके देख सकते हैं। उसके 2 पार्ट अभी तक अपलोड हो चुके हैं। कर लिया इस क्वेश्चन को आपने? देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वैसे डिबेंचर्स जो कि डिस्काउंट पे इशू होते हैं और किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट या फिर कूपन रेट कैरी नहीं करते हैं, तो इस तरह के डिबेंचर्स को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए सिक्योर डिबेंचर्स, ऑप्शन बी कॉलेबल डिबेंचर्स, ऑप्शन सी जीरो कूपन डिबेंचर्स, ऑप्शन डी फ्लोटिंग रेट डिबेंचर्स, ऑप्शन ई कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी जीरो कूपन डिबेंचर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो 9th क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और अपना राइट आंसर बताइए। कर लिया इस क्वेश्चन को आपने? देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस केस में जो बोरोवर रहता है वो कोलेट्रल का फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर कर देता है लेंडर को जब तक कि वो लोन का रीपेमेंट नहीं करता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइपोथिकेशन, ऑप्शन बी लीन, ऑप्शन सी प्लेजिंग, ऑप्शन डी मॉर्टगेज, ऑप्शन ई असाइनमेंट। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्लेजिंग। तो प्लेजिंग के अंतर्गत क्या होता है कि जो बोरोवर रहता है वो कोलेट्रल का फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर कर देता है लेंडर को जब तक कि वो लोन का रीपेमेंट नहीं करता है। इसके अलावा यहाँ पे जो टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है ऑप्शंस में, हाइपोथिकेशन, लीन, मॉर्टगेज, असाइनमेंट, तो इसको भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हाइपोथिकेशन की, तो हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि जो बोरोवर रहता है उसके पास कोलेट्रल का पोजीशन रहता है, लेकिन यहाँ पे जो लेंडर रहता है जिसने लोन दिया हुआ रहता है उसके पास ये अधिकार होता है कि अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो वो उस कोलेट्रल को सेल कर सकता है। ये यहाँ पे होता है हाइपोथिकेशन। उसके बाद आता है लीन। लीन में क्या होता है कि जो लेंडर रहता है उसके पास बोरोवर की प्रॉपर्टी का पोजीशन रहता है, लेकिन यहाँ पे जो ओनरशिप रहता है वो बोरोवर के पास ही रहता है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके बाद आता है मॉर्टगेज। तो मॉर्टगेज बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पे क्या होता है कि जो बोरोवर है वो लीगल ओनरशिप जो कोलेट्रल का रहता है वो ट्रांसफर कर देता है लेंडर को एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन। इसके बाद आता है असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में क्या होता है कि जो बोरोवर रहता है वो किसी एसेट का राइट्स हो गया, बेनिफिट्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वो सब ट्रांसफर कर देता है लेंडर को एज अ सिक्योरिटी के तौर पे लोन के लिए, लेकिन उस एसेट का जो ओनरशिप रहता है वो बोरोवर के पास ही रहता है। तो ये सब डेफिनेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं पीडीएफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। कर लिया इस क्वेश्चन को आपने?
देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1990 में फाइनेंशियल सिस्टम के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जैसे कि इसका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, प्रोसीजर्स, इन सबको देखने के लिए कौन सी कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था, जिस कमेटी ने भारत के अंदर 4 टियर बैंकिंग स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करने का रिकमेंडेशन दिया था। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए रघु राम राजन कमेटी, ऑप्शन बी उर्जित पटेल कमेटी, ऑप्शन सी एम नरसिम्हम कमेटी, ऑप्शन डी के एस कृष्णस्वामी कमेटी, ऑप्शन ई सी रंगराजन कमेटी, और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एम नरसिम्हम कमेटी। अब देखिए यहाँ पे ये जो 4 टियर बैंकिंग स्ट्रक्चर को रिकमेंड किया गया था, तो यहाँ पे कहा गया था कि टियर 1 में 3 या 4 इंटरनेशनल बैंक्स होने चाहिए, टियर 2 के अंतर्गत 8 से 10 नेशनल बैंक होने चाहिए, टियर 3 में रीजनल बैंक्स को रखा जाए और टियर 4 में रूरल बैंक्स को रखा जाए। तो ये यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो 11th क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के वन ऑफ द सेक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कर लिया इस क्वेश्चन को आप लोगों ने? देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कौन से सेक्शन के हिसाब से हर एक बैंक के लिए ये रिक्वायर है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मिनिमम रिजर्व मेंटेन करे। सेक्शन ए ऑप्शन ए सेक्शन 17, ऑप्शन बी सेक्शन 24, ऑप्शन सी सेक्शन 42, ऑप्शन डी सेक्शन 49, ऑप्शन ई सेक्शन 27। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सेक्शन 24। तो ये क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने आज का जो 12th क्वेश्चन है वो ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत किसी एक व्यक्ति के द्वारा अनकंडीशनल प्रॉमिस किया जाता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो पे करेगी। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका डेफिनेशन तो हमने ऊपर ही देख लिया था। ऑप्शन बी प्रॉमिसरी नोट, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन डी बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन ई लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्रॉमिसरी नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके सामने 13 क्वेश्चन ये रहा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। यहाँ पे आपको एक केस प्रोवाइड कर दिया गया है और उस केस के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पढ़ लिया इस क्वेश्चन को आपने? देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है भारत के अंदर और वो एक करेंट अकाउंट ओपन करना चाहती है। तो जब वो बैंक जाती है तो उससे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में बहुत सारे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बताया गया है, तो इनमें से कौन सा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक के द्वारा मांगा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो जो देखिए राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे अगर कोई कंपनी है जो कि बैंक में जाती है करेंट अकाउंट ओपन कराने के लिए, तो उससे यहाँ पे सबसे पहले तो कंपनी का जो पैन कार्ड होता है वो मांगा जाता है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है MOA और AOA, तो ये मांगा जाता है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी से बोर्ड रिजोल्यूशन मांगा जाता है कि बोर्ड ने इस बात को अप्रूव किया है कि एक अकाउंट जो है वो कंपनी के नाम पे ओपन होगा, तो ये मांगा जाता है। इसके बाद कंपनी रजिस्टर्ड है भारत के अंतर्गत, इसका फिजिकल ऑफिस है, इस प्रूफ के लिए यहाँ पे कुछ मांगा जाता है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, वाटर बिल वगैरह आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो बैंक के द्वारा मांगा जाता है अगर कोई कंपनी बैंक के अंदर करेंट अकाउंट ओपन कराने जाती है। तो
तो यहाँ पे ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये जो पूरा सेशन है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। देखिए, अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये नॉलेजेबल लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले कि हम इस तरह के और वीडियोज़ आपके लिए लाएँ। और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, तो आप ज़रूर ही टेलीग्राम चैनल से जाकर के PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।